My dear Shine family members, good morning. मैं राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप अपने शाइन परिवार के सभी एसोसिएट कस्टमर्स और शाइन परिवार के वो सारे के सारे लोग जो शाइन परिवार संबंधित किसी भी तरीके से जुड़े हैं, चाहे हमारी दोस्ती से जुड़े हों और चाहे हमारे विरोध पे जुड़े हों, उन सभी के लिए आज से, अभी से और आज के बाद से हमेशा के लिए शाइन परिवार का एक ऐलान और एक संकल्प कि अब तक शाइन परिवार ने इस लड़ाई में जो हमारे ऊपर थोपी गई थी, अपनी तरफ से कोई भी एक्शन और रिएक्शन हमने नहीं किया था। हमारा एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरीके से कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो। हम पर आरोप लगाए गए, हमें भगोड़ा साबित करने की कोशिश की गई, हमारे ऊपर इनाम घोषित कराया गया, हमारे लोगों को बेगुनाह होते हुए भी अरेस्ट कराया गया। बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हम चुपचाप हर एक चीज़ को सहते गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपने शाइन परिवार की लायबिलिटी को ख़त्म करना था। हमारे सामने ऐसे बहुत से तथ्य और सच्चाई थी जिसे अगर उस समय हम कबूल लेते तो शायद हम अपने आप को बचा ले जाते, संपत्तियां बचा ले जाते, लेकिन शाइन परिवार को ना बचा पाते। लेकिन आज शाइन मैनेजमेंट की तरफ से ये मेरा फैसला है और ये हमारा ऐलान है कि अब शाइन परिवार इस कानूनी लड़ाई को अपनी इज्जत के लिए, जो कि पहले लड़ रहा था, अब पूरी तरह से एक्टिव होकर हर एक वार का जवाब जरूर देगा। हम किसी भी तरह से, कहीं से भी, कुछ भी हमने ऐसा गलत नहीं किया है जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े, भागना पड़े या अपना सर छिपाना पड़े। हमने बड़ी ईमानदारी के साथ में काम किया है। आज मैं चैलेंज देकर कहता हूं, और पहले मैंने कई बार कहा कि 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन कहीं से भी ऐसा नहीं पाया जा सकता जो इलीगल साबित करे हमें। जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, लेकिन आज से हमारा ये संकल्प है कि अब जो हमसे रुमाल लेकर मिलेगा, हम उससे रुमाल लेकर मिलेंगे। जो हमारे ऊपर वार करेगा, हम उसके ऊपर वार करेंगे। हर एक चीज का बदला हम देंगे। कहा जाता है कि शेर जब तक सोता रहता है ना, तो चूहे भी आकर उसके मुझ के बाल से खेल के चले जाते हैं। अब तक शाइन परिवार और शाइन परिवार के शेर चुपचाप सह रहा था, सिर्फ अपने शाइन परिवार सभी कस्टमर्स और एसोसिएट के लिए। हमारी जमीनों पर अवैध कब्जा दिलाया गया, हम खामोश थे। उस अवैध कब्जा पर एफआईआर हुई, एफआईआर पार्टी हमें बनाया गया, बदनाम हम हुए। हमारी जमीनों पर अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराई गई, हम खामोश थे, और जब उसके ऊपर एफआईआर कराई गई तो पार्टी हम बनाए गए। हमारी जमीनों पर अवैध वसूली की गई, हम उस समय भी खामोश थे, और उस पर एफआईआर कराई गई तो पार्टी हम बनाए गए। सब कुछ निछावर कर देने के बाद भी अगर आज मार्केट में लोग हमें अपने आप को बचाने के लिए हमें गलत साबित करते हैं, तो आज से मैं इनकार करता हूं इन सारी चीजों से। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि जो सही है वही सही कहा जाएगा, और जो गलत है उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। हजारों ऐसे सबूत, ऐसे एविडेंस, ऐसे वाक्य, ऐसे रिकॉर्डिंग, ऐसे वीडियो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं जो हमें बहुत पहले इस लड़ाई में अगर हम डाल देते तो लड़ाई का रुख कहीं और चला जाता, लेकिन अब डालेंगे। आज का संदेश सबसे पहले तो शाइन परिवार के उन सभी लोगों के लिए जो शाइन परिवार से जुड़े हुए हैं, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि शाइन एक दिन लौटेगी जरूर। मैं आपसे वादा करता हूं, अपनी उम्मीद तोड़िएगा मत। मैं लौट करके आ रहा हूं, मैं लौटूंगा जरूर। शाइन लौटेगी जरूर, हर हाल में लौटेगी, ये मेरी सौगंध है। और उन लोगों से जो ये उम्मीद करते हैं कि शाइन भाग गई है, अब लौट करके नहीं आएगी, उनसे भी मेरा वादा है कि शाइन लौटेगी जरूर। हम लौट करके आ रहे हैं। ये पीआईएल जब डाली गई थी, इस पीआईएल को डाल देने के तुरंत बाद इस पीआईएल के मुख्य कर्ता धर्ता जो लोग थे, उन्होंने उसी समय मुझसे संपर्क किया था। मैं किसी पे बगैर आरोप लगाए आप सभी लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इस पीआईएल में जितनी पार्टियां थीं, उन सभी पार्टियों का कुल टोटल मिलाकर के 2 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश बनता था, और 4-4.5 करोड़ रुपए के आसपास क्लेम था। उस टाइम पर जब पीआईएल डाली गई थी तो सिर्फ इसलिए डाली गई थी क्योंकि इस पीआईएल को डालने के बाद कंपनी को ब्लैकमेल करना और कंपनी को डराना और कंपनी को धमकाने की कोशिश थी।
ये पीआईएल बड़े जतन के साथ, बहुत सोच के साथ डाली गई थी। और उस टाइम पर इस पीआईएल के मुख्य संचालक जो थे, श्री राम जी नहीं, बल्कि उनकी तरफ से जो पैरवी कर रहे थे, उन लोगों ने हमसे बातचीत करी। मैं यहां नाम नहीं लूंगा, वक्त आने पर नाम खुद ब खुद सामने आएगा। उन्होंने हमसे बातचीत करी, हमसे समझौता करने की कोशिश करी। और इस पीआईएल के डलने के बाद जब क्राइम ब्रांच पहली बार एक्टिव हुई और 12 लोगों की एक साथ अरेस्टिंग हुई, उस समय मैंने उन महाशय से बात करना शुरू किया और उन महाशय ने मेरे सामने विकल्प रखा कि आप सिर्फ मेरी लायबिलिटी खत्म कर दें, जो मात्र 28 लाख रुपए की है, और अगर इसका दुगना मान ले 56 लाख रुपए होता है, आप अगर हमारी लायबिलिटी खत्म कर देते हैं तो हम ये पीआईएल वापस ले लेंगे और बाकी लोगों को हम मना लेंगे। इतिहास गवाह है और वो भी इस बात के गवाह हैं और बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं। मैंने उनसे एक बात कही थी कि महाशय, ये पीआईएल मैं इसलिए वापस नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये पीआईएल हमारी कंपनी पे की गई है। ये पीआईएल मैं सिर्फ इसलिए वापस लेना चाहता हूं, कुछ बेगुनाह निर्दोष लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ लोगों का मैंने नाम लिया, मैं यह नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो हमारी कंपनी के फेवर में भी नहीं थे, फिर भी मैं उनके फेवर में था क्योंकि वो लोग पारिवारिक लोग थे। उनके परिवार के लोग इतने मजबूत नहीं थे कि उनका मुकदमा लड़ सकते। मैंने विनम्रता से निवेदन करा और मैंने उनसे कहा कि आप हमारी कंपनी का फ्लैट है, आप उसे विजिट कर लें और अपने नाम रजिस्ट्री करा लें और ये पीआईएल प्लीज वापस ले लें। आप बिलीव नहीं करेंगे, करना चाहिए। कई लोग इस बात के गवाह हैं। हमने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आसिफ नसीम का जो मुख्य निवास था, जिस फ्लैट में वो रहा करते थे, वेल फर्निश फ्लैट था, हमने उसकी विजिट उनको कराई। उस फ्लैट की कीमत सारे सामान के साथ 70 लाख रुपए से ऊपर का था। हमने उनको विकल्प दिया कि आप या तो इस फ्लैट को ले लें, अन्यथा रोलेक्स अपार्टमेंट में हमारा एक फ्लैट था, हमने उसका भी विजिट कराया। हमने कहा तो आप इसको ले लें क्योंकि हाईकोर्ट के करीब पड़ता है। पेशे से आप अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट के करीब पड़ता है, आप इन दोनों में से कोई एक फ्लैट ले लें। उन महाशय ने दो के दोनों फ्लैट लेने की इच्छा जाहिर करी। मैंने उनके सामने विकल्प रखा कि दोनों फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए होती है। व्हाट्सएप चैट हमारे पास है, आवश्यकता पड़ने पर यह व्हाट्सएप चैट शेयर की जाएगी। हमने उनसे कहा कि 1.5 करोड़ रुपए दोनों फ्लैट की कीमत है, इसे कैसे चुकाएंगे? आपकी टोटल लायबिलिटी 28 लाख रुपए की है, जो कि आपके अनुसार 56 लाख की बनती है। बाकी का जो 1 करोड़ रुपए के आसपास का फंड है, उसका क्या करेंगे? उन्होंने मुझसे रास्ता पूछा, आप बताइए। मैंने कहा कि आप पूरा 1.5 करोड़ का फ्लैट अपने नाम पे लिखवा लीजिए और 1 करोड़ रुपए जो बच रहा है, वो इस पीआईएल में नामित जितने लोग हैं, उन लोगों के मूलधन के तौर पर उनको वापस कर दीजिए। अगर मंजूर है तो मैं ड्राफ्टिंग करा दूं। और मैं आपको बताऊं, इस रजिस्ट्री की कच्ची ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी थी उस टाइम पर, और मैंने उस समय यही रास्ता दिया कि दोनों फ्लैट, ज्वेल का फ्लैट जो एमडी सर का निवास स्थान था और रोलेक्स का फ्लैट, ये दोनों फ्लैट की कीमत मिलकर के करीब 1.5 करोड़ रुपए आ रही थी, जिसमें हमने कहा 50 लाख रुपए आप अपना मान लें और 1 करोड़ रुपए इस पीआईएल में जितने लोग संलग्न हैं, इन सब को आप वापस कर दीजिए और अपनी पीआईएल वापस ले ली कंडीशनल, और लिखवा करके कि आप अपना केस वापस ले रहे हैं। जबकि इन महाशय ने इस पीआईएल को डालने से पहले इनके जो डायरेक्ट एसोसिएट थे, उनसे नेचर वैली पर प्लॉट की मांग करी थी और अब मैं फ्लैट दे रहा था। लेकिन उस समय उन्होंने यह कहकर के मना कर दिया कि हम किसी प्रकार से कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, आप दोनों फ्लैट हमें लिख दीजिए, हम पीआईएल वापस ले लेंगे, हम आपको इसका पैसा दे देंगे। हमने पैसा लेने से मना कर दिया और हमने अपने सामने सिर्फ एक ही विकल्प रखा कि अगर हम चलेंगे तो नियम से चलेंगे, अन्यथा नियम से विरुद्ध हम कोई काम नहीं करेंगे। यह डील वहीं खत्म हो गई। मेरे सामने कई बार ये विकल्प दिए गए कि राशिद जी, आप हमारी शर्त को मान लीजिए, हम ये केस खत्म करा देंगे। उसी समय कोर्ट में केस चला गया, सुनवाई होनी शुरू हो गई। हमसे हमारे अधिवक्ताओं ने कहा कि यहां पर आप गारंटी दे देंगे तो गारंटी के तौर पर हम कोर्ट में गारंटी सबमिट करके कोर्ट से समय मांग लेंगे। हमने गारंटी देने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि कंपनी के एमडी और सीएमडी की तरफ से वकालतनामा नहीं था, इसलिए सुनवाई उतनी मजबूती से नहीं हो पाई।
लेकिन गारंटी जिन लोगों को हमने दी, जो कि इनकी टीम के प्रेसिडेंट थे, कई करोड़ रुपए की लैंड बैंक उनको दिया कि आप जा करके इस मुकदमे को देखो, मुकदमा खत्म कराओ और ये लैंड बैंक आप पास से सबकी रजिस्ट्री कराओ, सबके एफआईआर खत्म कराओ। और तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर का लैंड बैंक हमने उनके हवाले किया कि ये केस खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपकी टीम क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पर किसी ने भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लाइबिलिटी आसानी से खत्म हो सकती थी, आसानी से खत्म की जा सकती थी, लेकिन लोग सौदेबाजी में लग गए। कुछ समय के पश्चात मेरी जानकारी में आया कि ये पीआईएल मुख्यतः जिनके ऊपर बेस बना करके डाली गई, उनके परिवार का हर एक सदस्य कंपनी के अंदर लाभ के पद पर अपनी आईडी लगाकर कार्य करता रहा है। यानी महाशय की प्लॉट की बुकिंग जो कंपनी में की गई, वो उनके खुद के बेटे के तौर पे की गई, और जब उनके बेटे के तौर पे की गई, उस पर कमीशन भी गया। अब अगर एक एसोसिएट किसी भी कस्टमर की प्लॉट या इन्वेस्टमेंट को कंपनी में इन्वेस्ट कराता है और कंपनी में जब एफआईआर होती है, तो साथ ही साथ अब तक मैक्सिमम एफआईआर में उस एसोसिएट का नाम भी डाला गया है जो एसोसिएट उस कंपनी में उस इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करवाया हुआ था। लेकिन इस एफआईआर में, इस कंप्लेन में, इस पीआईएल में इंद्रजीत सक्सेना और आशा सक्सेना का नाम क्यों नहीं है? अगर इस पीआईएल में जिनका नाम मुख्यतः दिया गया है, अगर इनके प्लॉट की बुकिंग करने वाले बुकिंग आईडी इंद्रजीत सक्सेना के नाम पर है और उनके अपलाइनर बाकी सारे लोग थे, तो अगर इस एफआईआर में बाकी लोगों को सम्मिलित किया गया है, तो ये 2-3 नाम बचे कैसे रह गए? ये लड़ाई और ये कानून की लड़ाई अब मैं लड़ने जा रहा हूं। आज से पहले मैं इस लड़ाई को लड़ा नहीं था। आज से पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ रास्ता देने की कोशिश करी थी और इसके साथ ही साथ अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को इग्नोर किया था। हमारा भी समाज है, हमारे भी लोग हैं। हमारे बारे में जब कोई ऐसी बातें करता है तो हमारी तरफ भी लोग देखते हैं, जो जानते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हमारा आचरण ये नहीं है, हमारा कैरेक्टर ये नहीं, हमारा चरित्र ये नहीं है। उसके बाद भी हम मुस्कुरा कर कह देते कि एक बार हमारी कंपनी खड़ी हो जाएगी तो ये सारे लोग हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, जाने दीजिए, माफ कर देते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं जिनका पुलिंदा बनाकर अगर मैं मुकदमा लड़ने नहीं कूदा तो यह इतिहास नहीं बन पाएगा कि एक कंपनी जिस पर इतने आरोप लगाए गए, जिस पे इतनी तरीके से दिक्कतें कर दी गई, जिसके पीछे इतनी ढेर सारी एजेंसीज लगा दी गई, वो कंपनी बेगुनाह होते हुए भी खत्म हो गई। यह मैं नहीं होने दूंगा। इस लड़ाई को मैं अपने पूरी ताकत के साथ अब कानूनी तौर तरीकों से लड़ना शुरू करने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी पीआईएल या कोई भी एफआईआर उठा लिया जाए, उसमें इतनी ज्यादा त्रुटियां हैं कि उन त्रुटियों को खोजते खोजते उनका पैसा देने से पहले उन पे जांच करते करते कई साल बीत जाएंगे। मैं इसी पीआईएल की बात कर लेता हूं जो श्री राम जी के द्वारा डाली गई है। इस पीआईएल में श्री राम जी ने जो क्लेम किया हुआ है, उनका इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में उनके सुपुत्र के द्वारा या उनकी सुपुत्री के द्वारा या उनके दामाद के द्वारा कराया गया है। तो जांच का विषय इस बात को भी लेकर के आता है कि अगर एक एसोसिएट का नाम डाल दिया जाता है या एसोसिएट ना हो फिर भी नाम डाल दिया जाता है, कंपनी का कार्यकर्ता उसका नाम डाल दिया जाता है, कंपनी का स्टाफ हो उसका नाम डाल दिया जाता है, तो इतनी बड़ी पीआईएल में उन लोगों का नाम कैसे बचा रह गया जो डायरेक्ट इनके स्पॉन्सर थे? सवाल तो बनता है। मैदान के बाहर, कोर्ट के बाहर धमकाने के लिए, डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन माननीय न्यायालय में ऐसा कतई नहीं किया जा सकता है। मैं आपको आज माननीय न्यायालय के 2 फैसलों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। एक फैसला मुंबई हाई कोर्ट का है और एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट का फैसला संजय राउत, जो कि भूतपूर्व होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, जिन्हें अब से 100 दिन पहले अरेस्ट किया गया था और 100 दिन की कस्टडी के बाद
उनको महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने यह कहकर के बरी किया कि इनको गलत गिरफ्तार किया गया, इनके अधिकारों का हनन किया गया, इनका केस सिविल डिस्प्यूट था जिसे क्रिमिनल बनाने की कोशिश की गई। और दूसरा जजमेंट आज माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जिसमें आजम खान जो कि रामपुर के विधायक थे और उनके ऊपर हेट स्पीच पर उन्हें 3 साल की सजा हुई और 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई स्पीकर के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज ये फटकार लगाई जाती है कि कैसे चुनाव आयोग की इतनी जल्दी थी कि फैसला आते ही बगैर पार्टी को अपील का मौका दिए हुए कैसे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और आज ये दोनों जजमेंट कोर्ट की गरिमा को मेंटेन रखते हुए ये साबित करते हैं कि बाहर की लड़ाई आपकी चाहे जिससे क्यों ना हो, लेकिन माननीय न्यायालय में अगर आप सही हैं तो 100 दिन लग सकता है, लेकिन इंसाफ होगा जरूर। ऐसे कई माननीय उच्चतम न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले इस बीच के हैं जो नजीर इस बात के हैं कि अगर कोर्ट के अंदर साक्ष्य नहीं प्रस्तुत हो पाया, अगर कोर्ट के अंदर तथ्य ठीक से पेश नहीं किया जा सका, अगर कोर्ट के अंदर किसी बेगुनाह को इतने दिनों तक उलझा दिया गया है, तो उसके बाद जब कोर्ट जजमेंट देती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जजमेंट के बाद क्या होता होगा। अगर किसी एक के ऊपर आप आरोप लगा करके उसे अंदर कर दें, किसी एक के ऊपर आरोप लगा के उसे आप बदनाम कर दें और एकाएक एक दिन यह साबित हो जाए कि नहीं ये सारे आरोप तो निराधार थे, नहीं ये सारे आरोप गलत थे, उसके बाद कोर्ट क्या जवाब देगी, क्या कहेगी, क्या फैसला देगी, ये पुराने न जाने कितने जजमेंट हैं जिसे देख करके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ा हुआ है। और आज ये मेरा घोषणा और ये मेरा ऐलान, आज के बाद से इस पर मेरी वर्किंग और आज के बाद से इस पर आने वाले रिजल्ट्स साबित करेंगे कि एक अकेला इंसान हिंदुस्तान के अंदर ना रहते हुए भी इतनी दूर बैठ करके अपनी सच्चाई, अपनी बेगुनाही की लड़ाई किस तरह से लड़ा था, अपनी कंपनी और अपनी कंपनी के लोगों के लिए किस तरह से लड़ा था। जिन लोगों ने, जिनके नाम इस PIL में थे, जो लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, जिन लोगों ने मुझ पर फफ्तियां कसी थी, जिन लोगों ने मेरे ऊपर अंगुलियां तक उठा दी थी, जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था, उनको भी बचाने के लिए मैंने इस शख्स के सामने यह बात रखी थी कि मेरे बच्चों को जेल से बाहर निकाल दो, जो लोग बेगुनाह हैं, त्योहार का समय है, इन्हें प्लीज घर से, वहां से बाहर निकाल इनके घर भेजो। इसके लिए मुझे जो करना हो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज आप इन बच्चों को जेल से बाहर निकलवा दो। जिन लोगों ने मुझ पर अंगुलियां उठाई होंगी, जिन्होंने मुझे बुरा कहा होगा, उनके लिए भी मैंने इनके सामने रिक्वेस्ट करी थी। इस PIL के अंदर बेइंतहा चीजें ऐसी हैं, क्योंकि अभी मेरे भाव सिर्फ और सिर्फ मेरी सच्चाई के लिए थे, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे ये सारी कमियां किस प्रकार से माननीय न्यायालय के अंदर हमारे अधिवक्ता के तौर पे किस तरह से उठाई जाती हैं। और एक बात मैं और बता दूं आप सभी लोगों को, शाइन परिवार के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों को, आप इस मुगालते में बिल्कुल ना रहें कि राशिद नसीम लौट करके नहीं आएंगे। चाहे मुकदमा लड़ना हो, चाहे केस को और मजबूत करना हो, और चाहे अपने हक की लड़ाई लड़ना हो, और चाहे भारतीय संविधान में अपने विश्वास को साबित करना हो, जिस दिन मेरी आवश्यकता पड़ गई उस दिन मैं दुनिया को बता करके आऊंगा। कोई चोरी चुपके से नहीं आऊंगा, ऐलान करके आऊंगा, डंके की चोट पर आऊंगा और बाकायदा न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे करके आऊंगा कि मैं आना चाहता हूं, अपना मुकदमा लड़ना चाहता हूं और सामने रहकर पैरवी करना चाहता हूं, चाहे अंदर रखें चाहे बाहर रहूं, लेकिन मैं अपनी कंपनी को और अपने आप को, कंपनी मैनेजमेंट को बेगुनाह और बेदाग साबित करना चाहता हूं और ये मैं करके रहूंगा। अपने शाइन परिवार के सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, फालतू की बकवासों पे अब मत जाइए। अगर आपका रास्ता वो है जिस पे कानून आपको लेके जा रहा है और इन जैसे लोगों के चक्कर पड़ करके जो अपना सौदा करने के लिए न जाने कितने लोगों का केस जो 1.5-2 साल पहले खत्म हो गया होता, उसे खत्म नहीं होने देते सिर्फ अपनी लालच की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि आप में से कितने कस्टमर कठपुतली बने हुए हैं ऐसे लोगों के, जो लोग अपने हित के कारण कंपनी को बदनाम करते रहे हैं और आपका काम नहीं होने दिया है। निवेदन करूंगा, इस ऑडियो को सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करिएगा
क्योंकि यह मुकदमा अब शुरू हुआ है, लड़ने में अब जा रहा हूं। और आप देखेंगे, चाहे वो मीडिया में छपी हुई खबरें हों और चाहे सोशल मीडिया पर डाली हुई फफ्तियां हों, चाहे मेरे बारे में फैलाई गई अफवाहें हों, चाहे कंपनी को या कंपनी के वजूद को ख़त्म करने वाली बातें हों, चाहे फर्जी FIR हों, चाहे झूठे इल्ज़ाम हों, सब के खिलाफ अब मैं लड़ूंगा। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।